हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, उनको हमने काफ़ी अच्छी तरीके से स्टडी की और उस पर बहुत सारा काम भी हमने किया। इस वीडियो से बच्चों हमें इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड बातों को पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, या इसके और भी अंदर की चीज़ें हमें पढ़नी है इस वीडियो से। और ये बच्चों, ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आगे के जो 2 यूनिट्स हैं वो इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। बात समझ गए ना, इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड है। तो ये आपके सिलेबस में भी है और दूसरी बात ये कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी ये रिलेटेड है क्योंकि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इलेक्ट्रिकल मशीन इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोटर, जनरेटर, ये सब नाम आपने सुना होगा। तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रिकल मशीन है। अब ये एक्चुअली होता क्या है इलेक्ट्रिकल मशीन? तो बच्चों, जो इसका टेक्निकल डेफिनेशन है वो है कि इलेक्ट्रिकल मशीन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल सिस्टम टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम, या इलेक्ट्रिकल सिस्टम टू मैकेनिकल सिस्टम, या इलेक्ट्रिकल सिस्टम टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम। बात समझ रहे हैं ना? एक ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करता है, या इलेक्ट्रिकल सिस्टम को मैकेनिकल सिस्टम में कन्वर्ट करता है, या इलेक्ट्रिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करता है। उस तरह के डिवाइस को आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रिकल मशीन कहोगे। तो अभी तो चलिए, अभी उतना नहीं समझ में आएगा। जैसे जैसे आप लेक्चर को कंटिन्यू करते जाएंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है? तो बच्चों, मशीन कितने टाइप के होते हैं, कैटेगरी क्या होती है? तो यहाँ देखिए, मैंने कैटेगरी बना रखी है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। फर्स्ट वन इज स्टैटिक मशीन एंड सेकंड वन इज रोटेटिंग मशीन। तो देखिए, जैसे नाम ही है स्टैटिक मशीन। स्टैटिक मशीन वो मशीन होते हैं जिनके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफार्मर। ठीक है, नाम देखिए ना, स्टैटिक है, कोई पार्ट मूविंग नहीं है। और यहाँ देखिए, दूसरी जो कैटेगरी है वो रोटेटिंग मशीन है। मीन्स ऐसे मशीन जिसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर कोई ऐसा पार्ट्स होता है जो रोटेट करता है या मोशन करता है। दैट मशीन इज नोन एज रोटेटिंग मशीन। फॉर एग्जाम्पल मोटर और जनरेटर। ठीक है, तो ये 3 आपको मशीन पढ़ना है, ट्रांसफार्मर, मोटर और जनरेटर। इसके बारे में स्टडी करनी है आपको। तो बच्चों, आपको देखिए डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं बताया जाएगा। उसका कारण क्या है कि इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है भाई, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन परफॉर्म कर रहा है, बट क्या ये कन्वर्जन डायरेक्टली करेगा? नहीं। इन दोनों सिस्टम के बीच में एक इंटरमीडिएट सिस्टम होता है। उस इंटरमीडिएट सिस्टम की मदद से ये कन्वर्जन परफॉर्म होता है और उस सिस्टम को हम बोलते हैं मैग्नेटिक कपलिंग। बात समझ रहे हैं ना? बिना मैग्नेटिक कपलिंग के कन्वर्जन परफॉर्म नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए हमें सबसे पहले इस मैग्नेटिक कपलिंग के बारे में डीप में स्टडी करना पड़ेगा, तभी आपको इलेक्ट्रिकल मशीन समझ में आएगा। अब ये मैग्नेटिक कपलिंग कैसे होता है भाई? तो मैग्नेटिक कपलिंग जो है वो मैग्नेटिक सर्किट की मदद से हम परफॉर्म करते हैं। मीन्स यहाँ जो सिस्टम होगा, यहाँ जो सर्किट होगा, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक सर्किट। तो बिना मैग्नेटिक सर्किट के आप ये कन्वर्जन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। आप क्या मतलब, इलेक्ट्रिकल मशीन ये कन्वर्जन परफॉर्म नहीं कर सकता है। मीन्स दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन हो, उसमें ये मैग्नेटिक सर्किट या ये मैग्नेटिक कपलिंग सिस्टम पक्का है होगा। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये मैग्नेटिक सर्किट होता क्या है। ठीक है? और देखिए, ये जो मैग्नेटिक सर्किट है ये थोड़ा आपके लिए नया है, बट आपने इलेक्ट्रिक सर्किट ऑलरेडी पढ़ रखा है। उसी का एनालॉजी लेते हुए मैं आपको मैग्नेटिक सर्किट समझाऊंगा। ठीक है? उसी से रिलेट करके आपको मैं मैग्नेटिक सर्किट समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आए। और अगर ये समझ में आ गया तो फिर आप इलेक्ट्रिकल मशीन भी आसानी से समझ जाओगे। तो बच्चों, ये मैग्नेटिक सर्किट का मैंने नोट्स आपके ग्रुप में सेंड किया हुआ है। उसमें आपको 2 तरह के नोट्स मिलेंगे। एक हैंड रिटन नोट मिलेगा, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक हैंड रिटन नोट्स ऐसे मिलेगा आपको, ये देखिए मेरा लिखा हुआ है। और दूसरा टाइप का जो नोट्स है वो इस तरह का मिलेगा, ये देखिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। ठीक है ना?
तो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि दोनों में जो बातें लिखी हुई, जो कंटेंट है, वो दोनों सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है, ठीक है ना। बस ये वाला हैंड रिटन है और ये वाला टाइप्ड नोट्स है और क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट एक्चुअली में होता क्या है। तो मैग्नेटिक सर्किट पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। तो जिस दिन मैं आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ाया था उसी दिन बताया था कि एक ऐसा अरेंजमेंट जो इलेक्ट्रिक करंट को पाथ प्रोवाइड कराए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट होता है, बट मैग्नेटिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट को पाथ नहीं प्रोवाइड करता है। ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा सर्किट जो मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड कराए उसको हम बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक सर्किट। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए उसी से मिलता जुलता है, वो भाई करंट को पाथ प्रोवाइड कराएगा और ये किसको पाथ प्रोवाइड कराएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को। ठीक, अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है भाई, तो ये आपने पढ़ रखा होगा कि किसी सरफेस के थ्रू कितना मैग्नेटिक लाइंस पास कर रहे हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। या पढ़ चुके हो इंटरमीडिएट में, ठीक है। तो अब ये मैग्नेटिक लाइंस क्या होते हैं भाई, तो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है कि मैग्नेट के अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो अब भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा रीजन, मैग्नेट के सराउंडिंग में एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा रीजन जिसमें कोई भी आप मैग्नेटिक मटेरियल को ले जाएंगे या फिर आप वो जो कंपास आपका होता है उसको जब आप ले जाएंगे तो उस कंपास में डिफ्लेक्शन होगा या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रिस्पॉन्ड करेगा, समझ रहे हैं ना। तो उस रीजन को आप क्या कहोगे, मैग्नेटिक फील्ड कहोगे। यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब मैंने एक नाम लिया मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो बच्चों ये मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सबस्टेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्ड करते हैं। अब स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करते हैं कि वीकली रिस्पॉन्ड करते हैं इसकी बात नहीं, सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं, तो दैट सबस्टेंस इज नोन एज मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक सबस्टेंस। तो ये कितने टाइप के होते हैं भाई, आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। तो इसमें जो सबसे काम वाली चीज़ है, मीन्स जो सबसे स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करेगा वो कौन सा होता है बच्चों, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। बात समझ में आई। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से ही मैग्नेटिक सर्किट को हम डिजाइन करेंगे। आया समझ में भाई। अगर किसी जैसे करंट आपको ज़्यादा कैरी करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट को फ्लो कराना है, तो जाहिर सी बात है कि बढ़िया कंडक्टिंग मटेरियल इस्तेमाल करोगे। ठीक ऐसे ही बच्चों यहाँ भी अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स कैरी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इस्टेब्लिश करना है, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा मटेरियल आप इस्तेमाल करोगे, ऐसा सबस्टेंस इस्तेमाल करोगे जो ज़्यादा फ्लक्स कैरी करता है। तो वो कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल होता है जो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा फ्लक्स कैरी करता है, वो कौन सा होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो बच्चों जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स इलेक्ट्रिकल मशीन में इस्तेमाल होते हैं वो सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। मीन्स जो मैग्नेटिक सर्किट हम बनाएंगे या इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर जो मैग्नेटिक सर्किट लगा होगा वो निश्चित है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होगा। बात समझ गए आप। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर पक्का है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल होता ही होता है, ठीक है। और आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जानते ही हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये तो आप क्लास 10th में ही पढ़े होंगे कि परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, कि ऐसा मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है। बात समझ रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट, एक आपने सुना होगा हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, इनके पास ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड होता है और आप कहीं भी लेके चले जाओ इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमें मैग्नेट बनाना पड़ता है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट में नाम सुना होगा सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है।
तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है कि आप मैग्नेट खुद बना रहे हो, इसका मतलब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल खुद कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? आप परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ये नेचुरल होता है, इसके अंदर ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट तो आपके कंट्रोल में है, मीन्स आप इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि हम ऐसा मैग्नेट इस्तेमाल करेंगे जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल हो। तो बच्चों आप ये समझ लो कि इलेक्ट्रिकल मशीन जितने भी होते हैं उसमें मैक्सिमम हम इलेक्ट्रोमैग्नेट ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि हम उसके मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकें, और उस कंट्रोल मैग्नेटिक फील्ड से हम और भी टास्क परफॉर्म करेंगे, वो आगे हम मशीन में देखेंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैंने बता ही दिया आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस होते हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो हमेशा क्या होते हैं, क्लोज लूप में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाता है, आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ये देखिए मैं आपको एक बता ही देता हूँ कागज़ पे। सपोज़ ये कोई मैग्नेट है, ये देखिए, इसको हटाते हैं पहले। यहाँ है नॉर्थ और यहाँ है साउथ। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक लाइंस कैसे निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ को जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। मीन्स ये मैग्नेटिक लाइंस टर्मिनेटिंग नहीं होती हैं, ये हमेशा क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती हैं। इधर देखिए, ठीक है ना, बात समझ में आई? तो ये तो आप किए हो क्लास 12th में, 10th में ही, हालांकि ये सब चीज़ें आप पढ़ लिए थे। तो ये तो बच्चों हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइंस की प्रॉपर्टी। और क्या पढ़ा था आप लोगों ने कि भाई दो मैग्नेटिक लाइंस जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ये जो हैं मैग्नेटिक लाइंस, उस पे जो टेंजेंट होता है वो क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। सपोज आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड्स निकालना है तो आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो ये जो टेंजेंट है वो क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जब इंटरसेक्ट कर देगी, ये देखिए सपोज दो लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो यहाँ पे दो टेंजेंट होगा, तो एक ही पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड होगा, नहीं होगा, इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आपने पढ़ा भी होगा कि जहाँ पे, अच्छा एक और प्रॉपर्टी होती है, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस की वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहाँ डेंसिटी कम वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, वीक होती है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने इसमें लिख रखी है। अब यहाँ से बच्चों, यहाँ देखिए मैंने कुछ डेफिनेशन लिख रखे हैं और कुछ टर्मिनोलॉजी हैं मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड, यहाँ से आपको आना ही आना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो मैग्नेटिक सर्किट देखिए, सबसे पहला इसमें मैग्नेटिक सर्किट है, दिख रहा है ना आपको, सबसे पहला मैग्नेटिक सर्किट है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा भाई सुना होगा इसको आपने। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया, भाई किसी यूनिट एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बात समझ में? यहाँ भी मैंने लिख रखा है इस हैंड रिटन वाले नोट्स में, ये देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। और चलिए इसमें आते हैं आप। नेक्स्ट डेफिनेशन है एमएमएफ। तो यहाँ ध्यान से देखिए एमएमएफ क्या होता है बच्चों। सबसे पहले तो हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, कि सपोज कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है और इसमें अगर मुझे करंट को फ्लो कराना है, तो वो हमें कैसे इसमें करंट आप फ्लो कराओगे, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा के। भाई अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी दे दो तो करंट फ्लो करने लगेगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड कराता था, बैटरी। और बैटरी के पास क्या ऐसी चीज़ होती थी जो ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता था, तो उसको हम क्या बोलते थे बच्चों, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बात समझ गया ना। मीन्स अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको करंट फ्लो कराना है
तो निश्चित है कि हमें एक सोर्स ऑफ ईएमएफ चाहिए, ठीक है ना। एक ईएमएफ का सोर्स चाहिए जो उस सर्किट में क्या प्रोवाइड कराए, करंट प्रोवाइड कराए, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से कि अगर कोई मैग्नेटिक सर्किट है बच्चों, अभी मैं मैग्नेटिक सर्किट बनाऊंगा नहीं, ऐसे ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, और इसमें आपको फ्लक्स इस्टेब्लिश करना है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स इस्टेब्लिश करना है आपको, तो निश्चित है आपको एक ऐसा सोर्स चाहिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस्टेब्लिश करे, और वो जो सोर्स होता है उसको हम बोलते हैं एमएमएफ, ठीक है। मीन्स कुछ ऐसा अरेंजमेंट हम करते हैं जिसके पास एमएमएफ होता है, और वो एमएमएफ उस मैग्नेटिक सर्किट में क्या इस्टेब्लिश करता है, फ्लक्स इस्टेब्लिश करता है बच्चों, ठीक है। तो एमएमएफ देखिए ना, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, बात समझ गए आप। तो कहीं भी आपको फ्लक्स इस्टेब्लिश करना है तो एमएमएफ पक्का है चाहिए आपको, बिना एमएमएफ के मैग्नेटोमोटिव फोर्स से, बिना इसके आप मैग्नेटिक फ्लक्स किसी मैग्नेटिक सर्किट में इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो। तो भाई जैसे ये तो बैटरी था, ये मैं प्रोवाइड करा रहा था, ऐसे एमएमएफ कौन प्रोवाइड कराएगा भाई। तो एमएमएफ प्रोवाइड कराने के लिए करना क्या होता है कि आप कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लीजिए, यहाँ देखिए सपोज हमने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया, तो कोई एक एग्जांपल बताइए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। आयरन, आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, मीन्स वेरी गुड मैग्नेटिक सबस्टेंस, है ना। इसलिए कहीं भी आपको मशीन के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल्स या मैग्नेटिक सबस्टेंस या मैग्नेटिक सर्किट यूज करना है तो आप आयरन का ही बनाओगे, ठीक। अब देखिए हमने क्या किया कि इस आयरन के पीस पे ऐसे वायर को वाउंड कर दिया, देख रहे हैं, इस वायर को वाउंड कर दिया, ये देखिए, और ये वायर जो है वो कॉपर का होता है, और इस वायर में हमने करंट फ्लो करा दिया आई, और हमने माना कि ये जो वायर का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्या है, n है, ठीक है। तो अब ये जो पूरा अरेंजमेंट होगा ये क्या प्रोवाइड कराएगा बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो कितना भाई, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड करा रहा है इसका मतलब इसके पास क्या है, एमएमएफ है। तो कितना एमएमएफ है, तो एमएमएफ को डिफाइन किया गया है कि एमएमएफ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट फ्लोइंग थ्रू वाइंडिंग, ठीक है ना। इस वाइंडिंग में जितना करंट फ्लो कर रहा है वो, और इसमें जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा बच्चों वो क्या होगा, एमएमएफ होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें थोड़ी सी याद करने वाली हैं। अब देखिए कैसे लोगों ने इसके बारे में सोचा कि भाई ये देखो ना, ये अरेंजमेंट एक सोलेनॉइड टाइप का अरेंजमेंट है, ऐसा देखा होगा आपने। तो क्या होता है, अगर आप इसमें करंट फ्लो करा दो तो यहाँ से फ्लक्स निकलने लगेगा, ठीक है। ये बार मैग्नेट की तरह काम करेगा, इधर से मैग्नेटिक लाइंस निकल जाएंगे, और इन मैग्नेटिक लाइंस को आप क्या बोलते हो, फ्लक्स बोलते हो। इसका मतलब ये अरेंजमेंट एक ऐसा सोर्स है जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड करा रहा है, और इस सोर्स से हम किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में इन सारे फ्लक्स को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इन सारे फ्लक्स को हम उसमें लिंक कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एमएमएफ बोलते हैं। अब सोचिए ना, एमएमएफ जो है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा करंट की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा होगा। इसीलिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है बच्चों क्या, एमएमएफ, ठीक है। तो आई होप दैट आपको एमएमएफ समझ में आ गया होगा कि एमएमएफ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट फ्लोइंग थ्रू वाइंडिंग या करंट फ्लोइंग थ्रू दिस टर्न। अब सोचिए इसकी यूनिट क्या होगी, एमएमएफ की यूनिट क्या होगी बच्चों। तो ये देखिए एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसकी कोई यूनिट होगी नहीं, और करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर, बात समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज आप हो जाएंगे कि अगर कहीं एम्पियर लिखा हुआ है तो आपको लगेगा कि करंट है, तो कैसे करंट से इसको डिफरेंशिएट किया गया। तो इसका यूनिट बच्चों बोला गया 80, है ना। 80 मीन्स एम्पियर टर्न, इसका जो फुल फॉर्म है वो है एम्पियर टर्न, ठीक है।
तो करंट की यूनिट एम्पियर बट एमएमएफ की यूनिट एम्पियर टर्न। बात समझ गए आप? तो कहीं भी आपको फ्लक्स प्रोड्यूस करना है, फ्लक्स इस्टेब्लिश करना है किसी मैग्नेटिक सर्किट में, तो आपको एमएमएफ की ज़रूरत पड़ेगी। और एमएमएफ प्रोड्यूस करने का तरीका ये है, ये अरेंजमेंट एमएमएफ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ भी मैंने बना रखा है ये मैग्नेटिक मटेरियल्स, और इस पर वायर ऐसे वाउंड कर दिया और उसमें करंट फ्लो करा दिया। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है भाई? जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका स्ट्रेंथ आप कैसे मेजर करोगे? तो वो आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है कि ये जो आपने अरेंजमेंट बनाया है, ये अरेंजमेंट क्या प्रोवाइड कराएगा? एमएमएफ। तो ये जो आपने आयरन का पीस लिया हुआ है, इसके पर यूनिट लेंथ में कितना एमएमएफ है? बात समझ रहे हैं ना? सपोज इसका लेंथ एल है, तो एल लेंथ का एमएमएफ एन आई है भाई। एन लेंथ का एमएमएफ क्या होगा? एन आई। तो यूनिट लेंथ का क्या होगा? तो एन आई डिवाइडेड बाई एल, एंड दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एमएमएफ पर यूनिट लेंथ। बात समझ गए ना आप? तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन, मैग्नेटिक रिलक्टेंस। तो देखिए, जैसे आपने इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस क्या कर रहा था? करंट का अपोज करता था, है ना? मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करे, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक उसी तरीके से बच्चों मैग्नेटिक रिलक्टेंस होता है कि किसी भी मैग्नेटिक सबस्टेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करे। किसको अपोज करे? मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिक रिलक्टेंस। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब तक आपको इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं कॉन्सेप्ट रहेगा आपके पास, तब तक आप मैग्नेटिक सर्किट को नहीं समझ पाओगे। तो देखिए, मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट को हेल्प लेके आपको मैग्नेटिक सर्किट समझा रहा हूँ और एक दूसरे को रिलेट कर रहा हूँ। इसी को हम एनालॉजी बोलते हैं। मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट का एनालॉजी बोलते हैं। वो आगे हम अभी पढ़ेंगे कि कौन सा टर्म मैं किससे रिलेट कर रहा हूँ, मीन्स कौन सा टर्म किसका एनालॉजस है ना? तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और बच्चों देखो, ये जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये जो मैंने लिख रखा है, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार 10 नंबर में क्वेश्चन आया था और 5 डेफिनेशन लिखने थे आपको। तो यहाँ तो मैंने 8 लिख रखा है, इन 8 में से 5 डेफिनेशन दिया था लिखने के लिए, और क्वेश्चन 10 मार्क्स का था। ठीक है, तो इसलिए ये सब डेफिनेशन आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आगे की चीज़ों को समझने में भी ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो रिलक्टेंस हो गया भाई। तो रिलक्टेंस कैसे हम कैसे डिफाइन करेंगे हम रिलक्टेंस को? भाई रिलक्टेंस का तो मैंने बताया मतलब क्या होता है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलक्टेंस बोलते हैं। अब आते हैं कि कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखो बच्चों, रेजिस्टेंस आप कैसे बनाते थे? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था रो एल बाई ए। ठीक है, और रो होती थी रेजिस्टिविटी। अगर मैं कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिखूं तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? 1 बाई कंडक्टिविटी। तो ये हो जाएगा एल बाई सिग्मा ए। अरे भाई, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा होता था ना, तो रो की जगह आप 1 बाई सिग्मा लिख सकते हो। तो ये फार्मूला क्या बन गया? एल बाई सिग्मा ए। तो ये तो रेजिस्टेंस हो गया बच्चों। अब रिलक्टेंस क्या होगा भाई? रिलक्टेंस को भी आर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या किसी बुक में एस से भी दिया हुआ है, तो आर यूज करो या एस यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, जिस तरह से इसका फार्मूला आया है उसी तरीके से इसके फार्मूले को भी हमें बनाना है। तो रिलक्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सबस्टेंस, है ना, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कंडक्टिविटी, तो यहाँ परमिएबिलिटी आती है। अभी मैं बताऊंगा आपको परमिएबिलिटी क्या होती है, उसको म्यू से डिनोट करते हैं, और एरिया। बात समझ गया ना? जैसे यहाँ देखिए, मान लिया हमने ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन का कोई पीस है, इसकी लेंथ है एल और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों ए है, और इस आयरन की परमिएबिलिटी आपको दी गई है म्यू। ठीक, तो इसका रिलक्टेंस कितना हो जाएगा भाई?
एल बाई म्यू इंटू ए, ये इसका रिलक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, आपने एक ओम्स लॉ पढ़ा था, आर इक्वल टू वी बाई आई, इलेक्ट्रिक सर्किट में आर इक्वल टू वी बाई आई। तो यहाँ भी आप लिख सकते हो आर इक्वल टू, देखो ना यहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंस होता था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई यहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंस या ईएमएफ होता था, और तो यहाँ पे क्या होगा, एमएमएफ होगा। और यहाँ पे देखिए करंट फ्लो करता था, और यहाँ क्या इस्टेब्लिश हो रहा है, फ्लक्स इस्टेब्लिश हो रहा है। तो यहाँ देखिए रिलक्टेंस का आपने फार्मूला बना दिया विद द हेल्प ऑफ फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, कि रिलक्टेंस इज द रेशियो ऑफ एमएमएफ टू मैग्नेटिक फ्लक्स। बात समझ में आई? एमएमएफ डिवाइडेड बाई फाई। अब एमएमएफ की यूनिट क्या होती है भाई, एम्पियर टर्न होती है, और फ्लक्स की यूनिट बताइए, वेबर होती है। अरे पढ़ा होगा आपने, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। तो ये क्या हो गया, एम्पियर टर्न पर वेबर, ये इसका यूनिट हो गया। अच्छा बच्चों, मैंने आपको फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट नहीं बताया। फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना, जिसको आप टेस्ला भी बोलते हो। तो ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये सब आप जानते हो। अब यहाँ देखिए बच्चों, मैंने ये जो अरेंजमेंट बनाया है, ये अरेंजमेंट, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट। तो ऐसा नहीं कि यही एक मैग्नेटिक सर्किट है, इसके अलावा भी बहुत सारे मैग्नेटिक सर्किट होते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक आयरन का पीस लिया और इस तरीके का रेक्टेंगुलर लिया मैंने, है ना, इसको हम बोलते हैं आयरन कोर। क्या बोलोगे आप, आयरन कोर। इसको आयरन कोर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो बच्चों, यहाँ जो मैंने वाइंडिंग किया है जिससे हम एमएमएफ प्रोड्यूस करेंगे, वो किस पे हमने किया है, आयरन के पीस पे, इसीलिए हम इसको बोलेंगे आयरन कोर। ठीक है ना। और अगर आपने वाइंडिंग ऐसे ही कर दिया होता, सपोज आपने कॉपर वायर लिया और कॉपर वायर को आपने ऐसे वाउंड कर दिया बिना किसी मटेरियल के, तो आपने किस में वाउंड किया, एयर में। तो यहाँ जो कोर है जिस पे आपने वाइंडिंग किया उसको हम कोर बोलते हैं। ये जो कोर है वो क्या है, एयर है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप बोलोगे जो कोर है वो क्या है, एयर है। और यहाँ देखिए, यहाँ जो कोर है वो क्या है, आयरन है। समझ गया ना कोर क्या होता है। तो यहाँ देखिए, ये एक मैंने मैग्नेटिक सर्किट आपको बनाया है। तो इसमें क्या हुआ, अगर आप इसमें करंट फ्लो करा दो तो यहाँ पे फ्लक्स एमएमएफ बनेगा और ये एमएमएफ फ्लक्स इस्टेब्लिश करेगा और ये पूरा फ्लक्स इस मैग्नेटिक सर्किट में इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये देख रहा है ना भाई, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगे और मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगे तो ऐसे 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 होते हुए फिर इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये पूरा जो है अरेंजमेंट वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करा रहा है। समझ रहे हैं ना। तो इस अरेंजमेंट को आप क्या कहोगे, मैग्नेटिक सर्किट कहोगे आप। ठीक है। और बच्चों, जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन होते हैं सब में मैग्नेटिक सर्किट लगा होता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक सर्किट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए जो मैंने फार्मूला बनाया, एस प्रोपोर्शनल टू एल, एस प्रोपोर्शनल टू 1/a, रिलक्टेंस एल बाई म्यू ए। ठीक। अब म्यू बच्चों क्या होती है, परमिएबिलिटी होती है। तो समझते हैं परमिएबिलिटी क्या होती है। तो परमिएबिलिटी समझने से पहले सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कंडक्टिविटी क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कंडक्टिविटी, करंट कैरिंग कैपेसिटी। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की करंट कैरिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं, है ना। मीन्स कोई भी कंडक्टर कितना करंट कैरी कर रहा है उस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलोगे, कंडक्टिविटी बोलोगे। जो ज़्यादा करंट कैरी करता था उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती थी, जो कम करता था उसकी कंडक्टिविटी कम होती थी। ठीक इसी प्रकार से मैग्नेटिक मटेरियल में जो ज़्यादा फ्लक्स कैरी करेगा उसकी हम कहेंगे कि परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फ्लक्स कैरी करने की प्रॉपर्टी को हम परमिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे ये देखिए एक हैंड रिटन और नोट्स में आपको सेंड किया है, उसमें देखिए सारी बातें लिखी हुई हैं। थोड़ा सा नोट्स थोड़ा धुंधला होगा, थोड़ा गंदा भी होगा, तो वो आप उसमें टाइप्ड वाले नोट्स में आप समझ सकते हो। यहाँ देखिए मैंने लिखा है परमिएबिलिटी का डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ
B2H, ये चलिए अभी छोड़िए, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कैरी फ्लक्स लाइंस, है ना। कितना फ्लक्स लाइंस करने की एबिलिटी है, उस एबिलिटी को आप क्या बोलोगे, परमिएबिलिटी, ठीक है ना। तो अब ये बताइए कि जैसे मान लिया आयरन है और वुड है, तो किस में फ्लक्स ज़्यादा कैरी होगा, आयरन में। तो आयरन की परमिएबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, और वुड की परमिएबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है बच्चों। तो ये तो परमिएबिलिटी हो गया। अब देखिए एक और टर्म आता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये क्या होता है भाई, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज अ, देखो नाम है रिलेटिव परमिएबिलिटी, मीन्स किसी भी सबस्टेंस की परमिएबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस या विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। एयर की परमिएबिलिटी क्या होती है, म्यू नॉट। और यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि बच्चों एयर में, पहले तो मुझे बताइए एयर में करंट फ्लो कर सकता है, आंसर नहीं, एयर में करंट फ्लो नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एयर की कंडक्टिविटी क्या होती है, जीरो होती है। भाई आपने पढ़ा होगा एयर में करंट जीरो होता है, बट आपको जान के ये आश्चर्य तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है आप भूल गए हो तो आश्चर्य भी हो जाए आपको कि मैग्नेटिक फ्लक्स एयर में भी इस्टेब्लिश होता है। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स एयर में इस्टेब्लिश हो रहा है, फ्लक्स एयर में बन रहा है, तो बन इसीलिए रहा है क्योंकि एयर की भी कुछ ना कुछ फाइनाइट परमिएबिलिटी है, तभी तो बन रहा है भाई। अगर जीरो होती तो नहीं बनता, बट बनता है। अच्छा कैसे बनता है, इसका प्रमाण आप देख सकते हो भाई। जब मैग्नेट को आप किसी आयरन के पिन के पास ले जाते हो तो वो क्या करता है, मैग्नेट दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है उस आयरन पीस को। भाई खेला होगा आपने मैग्नेट से, जब आप मैग्नेट आयरन के पिन के पास ले जाओगे तो दूर से ही अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब वो अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब उस मैग्नेट से हवा में भी फ्लक्स जा रहा है, तभी वो अट्रैक्ट कर ले रहा है। बात समझ रहे हैं ना। जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो हवा में भी हैं, वो अदृश्य हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तभी तो दूर से ही अट्रैक्ट कर ले रहा है। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड हवा में है तो मैग्नेटिक लाइंस है, और मैग्नेटिक लाइंस अगर हवा में है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी है, ठीक है ना। तो इस प्रैक्टिकल से, इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये प्रमाण मिलता है कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स एयर में भी इस्टेब्लिश हो सकता है। इट मीन्स एयर ऑल्सो हैज सम फाइनाइट परमिएबिलिटी। और कितनी परमिएबिलिटी एयर की होती है, यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है, ये क्या हो गया, ये देखिए मैंने लिख रखा है, ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे करते हैं क्लिक। चलिए यहाँ देखिए एयर की परमिएबिलिटी कितना है, म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁷ यूनिट। चलिए अभी छोड़िए यूनिट, चलिए मैं बताई दे रहा हूँ, हेनरी पर मीटर होता है, याद कर लीजिएगा आप, हेनरी पर मीटर यूनिट होता है। तो ये देखिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है, बहुत कम, लेकिन कुछ तो है, जीरो तो नहीं है ना। इसका मतलब एयर में भी फ्लक्स इस्टेब्लिश होगा, इसका मतलब एयर की कुछ फाइनाइट परमिएबिलिटी होगी, और एयर और फ्री स्पेस लगभग सेम ही होता है, तो एयर की फाइनाइट परमिएबिलिटी होगी, ठीक है। और कितनी होगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो किसी भी सबस्टेंस की परमिएबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस या विथ रिस्पेक्ट टू परमिएबिलिटी ऑफ एयर इज नोन एज रिलेटिव परमिएबिलिटी। बात समझ गया ना। तो ये देखिए म्यू आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट, और म्यू क्या है भाई, किसी भी सबस्टेंस की एब्सोलूट परमिएबिलिटी है, ठीक है ना। और म्यू नॉट जो है वो एयर की परमिएबिलिटी, और म्यू आर उस सबस्टेंस की रिलेटिव परमिएबिलिटी है। आया समझ में बच्चों। तो यहाँ पे देखिए इसका एक और डेफिनेशन होता है कि परमिएबिलिटी इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। भाई फ्लक्स डेंसिटी को कैसे डिनोट करते थे हम, बी से, और फील्ड स्ट्रेंथ को किससे करते थे, एच से, ठीक है। तो ये होता है बी बाई एच, वो आगे हम जानेंगे कि ये आया कैसे, वो आगे आप समझ जाएंगे। तो रेशियो ऑफ बी टू एच इज ऑल्सो नोन एज परमिएबिलिटी ऑफ सबस्टेंस, ठीक है। रिलक्टेंस मैंने बता ही दिया आपको, आते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर वाले पे।
रिलक्टेंस हो गया, परमेबिलिटी हो गया, परमियंस देखिए, परमियंस तो जैसे आपने कंडक्टेंस पढ़ा होगा भाई, कंडक्टेंस नाम सुना होगा आपने इलेक्ट्रिक सर्किट में। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसे ही परमियंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, तो वही बात लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नेटिक रिलक्टेंस इज नोन एज परमियंस। ठीक है, परमिएबिलिटी मैंने बता ही दिया, आप डिटेल में इसमें पढ़ लेना आप लोग। यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने B प्रोपोर्शनल टू H। भाई अगर किसी सबस्टेंस में आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा करोगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स इस्टेब्लिश होगा। बात समझ रहे हैं ना भाई, किसी मटेरियल के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उससे जो निकलने वाले लाइंस होंगे, जो फ्लक्स होंगे, वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है B प्रोपोर्शनल टू H, ठीक है ना, जितना ज़्यादा H उतना ज़्यादा B। और जब यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज परमिएबिलिटी, है ना। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, B बाई H। तो वही मैंने जो उसमें नोट्स में लिखा था, रेशियो ऑफ B टू H। रिलेटिव परमिएबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया। तो बच्चों ये सारी बातें, ये जितने भी टर्म्स यूज हुए, जितने भी डेफिनेशन मैंने बताए, ये आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि किसी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो उसमें करंट इंड्यूस्ड होता है या ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, एंड दिस ईएमएफ इज कैलकुलेटेड बाय द एक्सप्रेशन इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। एक्चुअली देखो बच्चों, होता क्या है कि ये जो एन डी फाई बाई डी टी वाला फार्मूला आता है भाई, वो होता है कि E इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स D बाई डी टी, और यहाँ पे फ्लक्स। ठीक है, तो सपोज ऐसे कोई अरेंजमेंट है और मान लिया इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N है, और एक टर्न का जो फ्लक्स है वो है फाई, तो N टर्न का फ्लक्स कितना होगा, N फाई। तो भाई इसमें कितने फ्लक्स हैं, इस आयरन पीस के साथ कितने फ्लक्स लिंक कर रहे हैं, कितना फ्लक्स बन रहा है, तो N टर्न्स हैं तो जाहिर सी बात है N फाई बन रहा है। ठीक है, तो इस फ्लक्स का चेंजिंग का रेट क्या है, तो D बाई डी टी N फाई, है ना। बात समझ रहे हैं, अगर मुझे EMF निकालना है तो D बाई डी टी N फाई। इसको बच्चों आप बोलोगे लिंकेज फ्लक्स। लिंक, कितना फ्लक्स लिंक किया, लिंकेज फ्लक्स। बात समझ रहे हैं ना भाई, एक टर्न से अगर फाई फ्लक्स लिंक कर रहा है तो N टर्न से कितना फ्लक्स लिंक करेगा, N फाई। इसी का आप निकाल लो कितना रेट है, चेंजिंग का रेट क्या है, तो D बाई डी टी इंटू N फाई। अब N कॉमन ले लो तो D फाई बाई डी टी। तो ये फार्मूला आता है, ऐसे बनाते हैं फार्मूला, E इज इक्वल टू N डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ बच्चों देखो कि ये जो EMF इंड्यूस्ड होता है ये दो टाइप के होते हैं, शायद आपने सुना भी होगा। एक होता है स्टैटिक इंड्यूस्ड EMF, एक होता है डायनेमिक इंड्यूस्ड EMF। तो सुनिए स्टैटिक क्या होता है कि भाई फ्लक्स का चेंजिंग आप कैसे करते हो। सबसे पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स पे ज़रा एक बार फिर से चर्चा करते हैं हम लोग। फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, और ये जो फ्लक्स होता है वो होता है बी ए कॉस थीटा, पढ़ा होगा आपने, बी ए कॉस थीटा, वहाँ की मैं बताया भी था आपको। और थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू टी, ये होता है। तो बच्चों इसमें बी क्या होता है भाई, बी तो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बी, ये मान लीजिए बी है। ए क्या होता है भाई, सपोज आपने ऐसे कोई सरफेस रखा है जिससे मैग्नेटिक लाइंस पास कर रहे हैं, है ना। तो ए जो है वो एरिया वेक्टर होता है ना। तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। भाई अगर कोई सरफेस, अगर ये है, सपोज ये कोई सरफेस है, तो इस सरफेस का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, अब ये ऐसे भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना, और नीचे भी हो सकता है। तो कोई आप एक ले लो, तो हमने ये वाला ले लिया, तो ये किसका डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का। बात समझ रहे हैं ना आप।
ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ए है। और इस मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो बच्चों क्या है, थीटा है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए एंगल कितना है, बी और ए के बीच एंगल कितना है, 0। मीन्स यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। भाई ये पढ़ चुके हो आप, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इसको तिरछा कर दो तो जाहिर सी बात है कि एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा। तो ये है बी, ये है ए, इसके बीच का एंगल देखिए थीटा हो गया, है ना। तो अब सुनिए इधर, ये फ्लक्स है। अब इस फ्लक्स को आप कैसे चेंज कर सकते हो, तो आपके पास 3 मेथड है, या तो बी चेंज कीजिए, या ए चेंज कीजिए, या थीटा चेंज कीजिए। बात समझ रहे हैं ना। भाई बी को अगर आप चेंज करोगे, बी को चेंज करने का मतलब इस आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो। ए को चेंज करने का मतलब ये जो एरिया है उसको आप चेंज कर रहे हो, मीन्स आप इसको कंप्रेस कर रहे हो या एक्सपेंड कर रहे हो, है ना। थीटा को चेंज करने का मतलब बी और ए के बीच के एंगल को आप चेंज कर रहे हो। तो वो कैसे करोगे, ये जो आपने सरफेस रखा है, ये जो आपने मटेरियल रखा है, आप इसको रोटेट करा दो ऐसे। जब आप इसको ऐसे रोटेट कराओगे तो जाहिर सी बात है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा तो बी और ए के बीच का जो एंगल थीटा है वो चेंज करेगा। समझ रहे हैं ना। मीन्स वी कैन चेंज फ्लक्स यूजिंग 3 मेथड्स, आइदर चेंज इन बी, और चेंज इन ए, और चेंज इन थीटा, है ना। या फिर तीनों को चेंज कर लो, या किसी 2 को चेंज कर लो, बहुत सारे तरीके हैं। तो बात समझ में आएगी नहीं आपको। तो बच्चों देखो, जब थीटा आप चेंज करोगे तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। तो रोटेट करने का मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, इसको मोशन में लाया, आपने इसको मूव कराया, है ना। अच्छा, मूव करा के ईएमएफ इंड्यूस करने का एक और तरीका होता है, आपने पढ़ा होगा कि सपोज़ एक कॉइल अगर ऐसे है, आपने ये एक्सपेरिमेंट इंटरमीडिएट में लोग बताते भी हैं। इस कॉइल में आप एक ऐसे बल्ब को कनेक्ट कर दो, है ना, और मैग्नेट को क्या करो, ऐसे मैग्नेट और इसके बीच रिलेटिव मोशन करा दो। भाई आपने इसको फिक्स कर दिया और मैग्नेट को पास ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, पास ले आ रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इससे जो फ्लक्स निकल रहा है और वो फ्लक्स जो इस कॉइल में लिंक कर रहा है वो क्या होगा, भाई पास लाओगे तो ज़्यादा, दूर ले जाओगे तो कम। तो इसमें जो फ्लक्स इस्टेब्लिश हो रहा है वो चेंज हो रहा है। तो ऐसे भी आप फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों, जब आप कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेटिव मोशन से फ्लक्स चेंज करके ईएमएफ इंड्यूस्ड करोगे तो वो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको हम बोलेंगे डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। नाम ही है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन कराना है। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ भी देखिए, इस वाले में अगर आप इसको रोटेट करते हो तो रोटेट करने का मतलब क्या हुआ, आपने मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच मोशन करा दिया, रिलेटिव मोशन करा दिया। तो वो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको आप क्या कहोगे, डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। और बिना मोशन वगैरह कराए, बिना कुछ हिलाए डुलाए आप ईएमएफ इंड्यूस्ड करते हो तो उसको आप क्या कहोगे, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो वो बच्चों कैसे होगा, जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। सपोज़ ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना, और इसमें आपने ऐसे कॉइल रखा हुआ है। अब कोई रिलेटिव मोशन नहीं कराना है तो आप क्या कीजिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको आप वेरी करा दीजिए, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कर दीजिए। बात समझ रहे हैं ना, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कर दीजिए। सपोज आपने B इक्वल टू ले लिया B0t, तो देखिए टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है B चेंज करेगा तो क्या चेंज करेगा, फाई चेंज करेगा, और फाई चेंज करेगा तो इस कॉइल में क्या इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो देखिए बिना रिलेटिव मोशन के हम ईएमएफ इंड्यूस्ड करा रहे हैं। तो इस तरह के इंड्यूस्ड ईएमएफ को आप बच्चों क्या कहोगे, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। तो आप जरा सोचिए, तो भाई हमने 2 तरह का मशीन बनाया, एक स्टैटिक और दूसरा रोटेटिंग। तो किस तरह के मशीन में किस तरह का ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो आप कॉमन सेंस से बता सकते हो कि स्टैटिक मशीन है तो स्टैटिक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और अगर रोटेटिंग मशीन है तो डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। बात समझ रहे हैं ना। क्योंकि स्टैटिक मशीन में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है।
ठीक। और मैं जब आपको स्टैटिक मशीन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि हाँ भाई कुछ ईएमएफ वगैरह इंड्यूस्ड हम कराते हैं फ्लक्स को चेंज करके, तो विधि क्या होगी, तरीका, मेथड क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड करने का, ये वाला तरीका होगा, है ना। मीन्स इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो स्टैटिक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। बात समझ में आई। तो अब बच्चे आते हैं फिर से नोट्स पे। ये देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दिया हुआ है। तो ये तो आप जानते ही हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है बच्चों, कि आपने ये पढ़ा होगा कि ये जो मैंने इसमें बताया कि किसी कॉइल में अगर हम फ्लक्स को चेंज करें तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है या करंट इंड्यूस्ड होता है। तो उस करंट का आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे। तो एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, उन्होंने एक तरीका दिया हुआ था राइट हैंड रूल को। उसमें ये बताया गया था कि अपने राइट हैंड के तीनों फिंगर को, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली क्या करना है, परपेंडिकुलर रखना है ना। म्यूचुअली क्या करना है, परपेंडिकुलर रखना है। और ये जो फोर फिंगर है इसको रखना है हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है। इसको रखना है हमको किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और इसको रखना है हमें फोर्स के डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है। तो ये वाला जो फिंगर है मिडिल फिंगर, ये आपको क्या देगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देगा। यहाँ पे देखिए मैंने बना रखा है, ये देखिए ये फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाला जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट, जो मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट दे रहा है। तो ये आप जानते हो, आप पढ़ लेना। लेफ्ट हैंड रूल क्या देता था भाई, आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। भाई मोटर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कोई कंडक्टर रखा है और उस कंडक्टर में आप करंट फ्लो करा दीजिए तो जाहिर सी बात है उस कंडक्टर पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, है ना। तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे डायरेक्शन उसका, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। बात समझ में आई। तो ये आप देख लेना, हालांकि उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो मैं तुम्हें बिना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल से भी डायरेक्शन आपको निकालना सिखा दूंगा। लेंज लॉ पे आते हैं। लेंज लॉ क्या होता है भाई, पढ़ रखा है आपने। लेंज लॉ क्या होता है बताइए। जो सेकंड वाला था मैं फैराडे का लॉ, वही लेंज लॉ होता है कि E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। भाई माइनस का मतलब क्या हुआ, हमेशा ईएमएफ ऐसा इंड्यूस्ड होगा जो फ्लक्स के चेंजिंग का क्या करे, अपोज करे। मीन्स अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ ऐसा इंड्यूस्ड होगा, करंट ऐसा इंड्यूस्ड होगा कि उस बढ़े हुए फ्लक्स को घटाएगा, और अगर घट रहा है तो उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो ये भी आप जानते हो लेंज लॉ, इसको भी बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो बच्चों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड बातें। अब इसके बाद कुछ और टॉपिक को हमें देखना है। अभी तो 50% ही हुआ मैग्नेटिक सर्किट का, थोड़ा सा अभी और बाकी है 50%, तब हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन पे आएंगे। तो इतना आप करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इससे रिलेटेड और जो टॉपिक्स हैं उनको मैं बताऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच।